हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज द पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले हमें चैप्टर का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज द पावर शेयरिंग। पावर मीन्स जो आपकी अपनी फिजिकल पावर है, आप उसे शेयर कैसे कर सकते हो। इज दिस द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर? नो, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या है? जैसे कि हमने 9th क्लास में डेमोक्रेसी का चैप्टर पढ़ा था ना, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, व्हाट इज द डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। उसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में क्या पढ़ा था? ठीक है, थोड़ा सा आप अपनी रिकॉल कीजिए। डेमोक्रेसी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इन अ डेमोक्रेसी ऑल द पावर डज नॉट रेस्ट इन एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। सारी की सारी पावर गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होती है। Clear? And an important distribution of the power is among the legislature, executive and judiciary. Clear? एक इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग किसमें की जाती है? किसी भी डेमोक्रेसी में किसमें? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस इज द पावर शेयरिंग मीन्स सारी की सारी पावर का एक ही ऑर्गन, मतलब सारी की सारी पावर एक ही ऑर्गन के अंडर नहीं होती है। दैट पावर इज डिवाइडेड इन द 3 पार्ट्स। उसके एक तरह से डिवीजन कर दिया जाता है कि कुछ पावर लेजिस्लेचर को दे दी, कुछ पावर एग्जीक्यूटिव और कुछ जुडिशरी को। दिस इज द पावर शेयरिंग। क्लियर? तो अब हम इस चैप्टर में, पावर शेयरिंग चैप्टर में हमने 2 केस स्टडीज स्टडी करनी है। वो हमारी 2 कंट्रीज से रिलेटेड है। द फर्स्ट कंट्री इज बेल्जियम, द सेकंड कंट्री इज श्रीलंका। आप लोगों ने ना इसका ये जो मैंने मैप बनाया है बेल्जियम और श्रीलंका का, इसको देख के नहीं हंसना है, जस्ट चैप्टर को स्टडी करना है, समझना है। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये है बेल्जियम। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम, हाँ, फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। श्रीलंका और बेल्जियम हम एथनिक कॉम्पोजिशन जो है वो स्टडी करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको अब कॉम्पोजिशन तो समझ में आता है कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब एथनिक कॉम्पोजिशन क्या चीज होती है? सुनिए, समझिए इस चीज को। एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है कि एक ही कम्युनिटी के लोगों का आपस में हार्मनी होना। मीन्स जैसे कि अगर आप हो, ठीक है, आप लोग सेम रिलीजन के ही, जो कुछ लोगों के साथ आप लोग कंफर्टेबल फील करते हो। सपोज आप हिंदू रिलीजन से, वैसे मैं पर्टिकुलरली किसी रिलीजन को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देने के लिए बात नहीं कर रही हूँ। आपको पता है हमारी कंट्री में क्या है? देयर इज डाइवर्सिटी इन द, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, बट रिलीजन्स में काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और एक कम्युनिटी के लोग अपनी ही कम्युनिटी के लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, जब एक ही कम्युनिटी के लोग जो हैं अपनी कम्युनिटी के ही लोगों के साथ, जैसे एक ही रिलीजन के लोग हैं, अपने सेम रिलीजन के लोगों के साथ वो क्या करते हैं? कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, और साथ में क्या होता है? ये तो एक रिलीजन की बात हो गई है। समटाइम्स क्या स्पीकिंग की बात होती है, लैंग्वेज स्पीकिंग की बात होती है। तो अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो हम दोनों टाइप के लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे नेबरहुड में कोई फ्रेंच स्पीकिंग आ जाए तो वो हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, हम उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एथनिक कॉम्पोजिशन में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो एथनिक कॉम्पोजिशन क्या चीज होती है? एथनिक कॉम्पोजिशन इज द सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। ठीक है, कल्चर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कम्युनिटी के बेस पे, ठीक है, वो होता है हमारा एथनिक कॉम्पोजिशन। अब इसमें एथनिक कॉम्पोजिशन में हम बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज, आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। आपने यही सारा एक्सप्लेन करना है एज इट इज अपने क्वेश्चन में। देखिए, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है यूरोप की एक स्मॉल कंट्री थी। इतनी स्मॉल कंट्री थी जितना हमारा हरियाणा है ना, उसका भी हाफ लगा सकते हो। हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन एट प्रेजेंट एटलीस्ट, मतलब मिनिमम जो है 2 करोड़ के अराउंड है, और बेल्जियम जो है उस टाइम में 1 करोड़ के अराउंड इसकी पॉपुलेशन थी। ठीक है, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, और इसके बॉर्डर्स जो थे वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ अटैच्ड थी। जैसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज है ना, इनके इसके नेबरिंग कंट्रीज थी।
जैसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, तो ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज थी। क्लियर? अब आप ये देखिए, अब इस मैप में आप ये देखिए, ये है हमारा बेल्जियम। बेल्जियम का जैसे हमारा इंडिया में अगर हम मैप देखते हैं वो नदर्न पार्ट और सदर्न हेमिस्फीयर होते हैं ना, नदर्न एंड सदर्न, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ये नदर्न और ये सदर्न। हम यहाँ पे नदर्न और सदर्न जो है इसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि ये रीजन जो होता है, जो हमारा ऊपर वाला रीजन है, तो ये फ्लैमिश रीजन होता है, और ये जो नीचे वाला रीजन होता है ये वलोनिया रीजन होता है। ये कौन सा रीजन है? फ्लैमिश, और ये कौन सा रीजन है? वलोनिया रीजन। क्लियर? हाँ जी। अब आप ये देखिए 59% जो पॉपुलेशन फ्लैमिश रीजन में रहती है, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है? डच लैंग्वेज बोलती है। 59% पॉपुलेशन जो कि फ्लैमिश रीजन में रहती है वो डच लैंग्वेज बोलती है। मींस डच स्पीकिंग जो हमारी बेल्जियम कंट्री में है वो 59% है। उस वक्त 40% लिव इन वलोनिया रीजन। ये वलोनिया रीजन में 40% लोग रहते हैं, और ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। अब आप ये देखिए वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नेबरिंग कंट्रीज है ना, नेबरिंग कंट्रीज के का इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं, कुछ लोग डच बोलते हैं, इवन 1% लोग जो है वो जर्मन लैंग्वेज भी बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम। बेल्जियम क्यों बोला गया? क्योंकि है तो ये जैसे हम लोग हैं, हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो वी आर द इंडियंस, तो ये बेल्जियम से बिलोंग करते हैं तो दे आर द बेल्जियंस। बेल्जियन स्पीक जर्मन लैंग्वेज। क्लियर? अब ये जो है हमारा लैंग्वेज के बेस पे, जो ये लैंग्वेज के बेस पे यहाँ पे इसका डिवीजन किया गया है, ठीक है, जैसे कि बेल्जियम का डिवीजन किया नहीं गया था, मींस लैंग्वेज के बेस पे लोग इतने परसेंट एरिया में रहते थे। 50, अभी आपने याद रखना है, आपके पास क्वेश्चन में 1 मार्क क्वेश्चन में आता है ये चीज। फ्लैमिश रीजन में 59% पॉपुलेशन रहती है, और वो क्या कौन सी लैंग्वेज बोलती है? डच लैंग्वेज बोलती है। 40% जो रीजन है वो कौन सा रीजन है? वलोनिया रीजन है, और वहां पे लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। हो गई कितनी? 99%। आगे रिमेनिंग 1% जो पीपल है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? बेल्जियन जो है कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर? अब इसके बाद आप लोग यहाँ पे ये देख रहे होंगे, दिस इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ब्रुसल। ठीक है, ब्रुसल जो है कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, और 80%, अब जितना ब्रुसल है ना छोटा सा, इस ब्रुसल में 80% लोग तो हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ओनली 20% जो है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर? ब्रुसल में 80% लोग जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं। सॉरी, 80% फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और 20% डच लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? और जो ब्रुसल है ये भी हमारा फ्लैमिश रीजन में ही है कैपिटल। ब्रुसल इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ये भी आ सकता है नेम द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ब्रुसल। ठीक है, और ब्रुसल का डिवीजन कैसे किया गया है लैंग्वेज के बेस पे? 80% पीपल are speaking French language and 20% people are speaking the Dutch language. Clear? अब ब्रुसल में भी यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। क्लियर? ब्रुसल में एक स्पेशल प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी? जो डच स्पीकिंग लोग थे ना, पीपल, इनकी मेजॉरिटी इन द कंट्री, अब ये ब्रुसल की वजह से क्रिएट हुआ था। वो कैसे क्रिएट हुआ था? चलो अभी मैं इसको बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले और डिस्कस कीजिए। हाँ जी, और आगे क्या है आप ये देखिए, द माइनॉरिटी ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। अब आप ये देखिए, कंट्री में 59% तो डच है ना, तो मेजॉरिटी डच स्पीकिंग की हुई, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग की हुई। बट जो माइनॉरिटी थी फ्रेंच स्पीकिंग की, ठीक है, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, वो क्या थे? दे वर रिच एंड पावरफुल। बेशक वो माइनॉरिटी में थे, बट जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी दे वर रिच एंड पावरफुल। तो इस चीज का थोड़ा सा रिजेंटमेंट किनमें था? डच स्पीकिंग कम्युनिटी में। ठीक है, क्योंकि उन्हें एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत देर के बाद मिला था। दिस वाज रिजेंटमेंट, ठीक है, दिस वाज अ रिजेंटमेंट इन between the Dutch speaking community because they got economic development and education much later. Clear? और इसकी वजह से this led attention between the Dutch speaking community and French speaking community between the 1950s and 1960s.
इसकी वजह से ही कि अब ये माइनॉरिटीज थे और इसके बावजूद भी दे वर रिच एंड पावरफुल और ये मेजॉरिटी में थे। और ये लोग क्या थे, इन लोगों को एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत लेट हुआ था। इस चीज का इन लोगों के बीच में काफी टेंशन बढ़ता चला गया। टेंशन बढ़ने से इनमें डाइवर्सिटी बढ़ती चली गई और जिसकी वजह से 1950s में ये चीज जो है बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को ब्रुसेल के बारे में बताया। ठीक है, अब ब्रुसेल ऑल्सो प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। वो क्या प्रॉब्लम थी ये देखिए। डच स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूट मेजॉरिटी इन द कंट्री। डच स्पीकिंग की कंट्री में मेजॉरिटी थी बट कैपिटल में उनकी माइनॉरिटी थी क्योंकि ब्रुसेल में कैपिटल थी ब्रुसेल और ब्रुसेल में ओनली 20% लोग जो थे वो डच स्पीकिंग थे। और वाइस वर्सा इन केस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज वो कैसे, देखिए कंट्री में फ्रेंच लैंग्वेज की माइनॉरिटी थी, ओनली 40% बोलते थे और कैपिटल में 80% लोग जो थे वो क्या बोलते थे, कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। वैसा वर्सा क्यों है, क्योंकि जो कंट्री में है वो कैपिटल में नहीं है, जो कैपिटल में है वो कंट्री में नहीं है। जिसकी मेजॉरिटी कंट्री में है उसकी कैपिटल में नहीं है, जिसकी माइनॉरिटी इसमें है कंट्री में है उसकी कैपिटल में नहीं है, उसकी वहां कैपिटल में मेजॉरिटी है। क्लियर, तो ये एक ब्रुसेल जो थी ये स्पेशल प्रॉब्लम प्रेजेंट की थी। ओके, तो ये था हमारा बेल्जियम पार्ट। बेल्जियम में समझ में आ गया कि बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री था यूरोप में। कितना स्मॉल था, हमारे हरियाणा से भी स्मॉल था और इसके बॉर्डर्स पे इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन-कौन से थे, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। और 59% लिव्स इन द फ्लैमिश रीजन, ऊपर वाला रीजन हमारा फ्लैमिश रीजन है। और 59% पीपल लिव इन द फ्लैमिश रीजन एंड वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, डच लैंग्वेज बोलते थे। और 40% पीपल लिव इन द वॉलोनिया रीजन और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। और बाकी 1% जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। और ब्रुसेल जो बेल्जियम की कैपिटल है उसके 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग थे और 20% डच स्पीकिंग थे। ठीक है, और इसी वजह से ब्रुसेल ने एक स्पेशल प्रॉब्लम प्रेजेंट की थी कि डच स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूट मेजॉरिटी इन द कंट्री एंड माइनॉरिटी इन द कैपिटल। एंड सेम केस वाइस वर्सा इन केस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, फ्रेंच की माइनॉरिटी कितनी थी, किसमें थी, कंट्री में थी और मेजॉरिटी किसमें थी, कैपिटल में थी। तो ये था। इसके साथ साथ और क्या था, द माइनॉरिटी ऑफ द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, उसमें क्या थे, दे वर रिच एंड पावरफुल इन द कंट्री बट दिस वाज द रिजेंटमेंट इन बिटवीन द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। डच स्पीकिंग कम्युनिटी को इस चीज का बुरा लगता था। वो क्यों, दे गॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, उन्हें बहुत टाइम के बाद मिला था। वो क्यों, उन्हें ये लगता था कि जब हम मेजॉरिटी में हैं हमारा कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, हमें कोई एजुकेशन नहीं मिल रही है और ये माइनॉरिटी में है और इसके बावजूद भी दे आर रिच एंड पावरफुल। ठीक है, इस चीज का उन्हें रिजेंटमेंट, इन्हें गुस्सा था, उन्हें बुरा लगता था। बाकी 1% जो जर्मन थे वो तो बेचारे थे ही नॉर्मल से, 1% को तो वैसे किसी ने नहीं पूछना था। हाँ जी, हो गया। इस बार हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, इज एन आइलैंड नेशन और इट इज एज स्मॉल एज हरियाणा इन आर कंट्री। जैसे हम इसकी पॉपुलेशन भी लगभग वही 2 करोड़ के अराउंड है और हमारे हरियाणा के जितना है ये। ठीक है, पॉपुलेशन में एरिया वाइज अगर हम देखें। ठीक है, अब इसमें भी लैंग्वेज के बेस पे डिवीजन किया गया है। आप देखिए 74 आर सिन्हाला स्पीकर्स। श्रीलंका में सिन्हाली लैंग्वेज बोली जाती है। तो 74% लोग, जो ये 74 है ना, दिस इज द 74%। ये 74% जो है ये सारे ये सिन्हाला स्पीकर्स हैं और इसमें ये थोड़ा सा 1% का यहाँ से वेस्टर्न में भी लेंगे। ठीक है, ओके, हाँ जी। 18% आर द तमिल स्पीकर्स। अब ये हमारे जो नदर्न पार्ट है श्रीलंका का, दिस इज द नदर्न पार्ट। ठीक है, ये नदर्न पार्ट और ये हमारा ये छोटा सा ये और ये छोटा सा ये पार्ट, दिस इज द 18% आर द तमिल स्पीकर्स। इतने एरिया में जो है तमिल स्पीकर्स है। तमिल, और एक और बात बता दूं, श्रीलंका कहाँ पे है, श्रीलंका इज एट द इन द सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु साउथ कोस्ट पे है ये हमारे श्रीलंका। हाँ जी, तो 74% सिन्हाला स्पीकर है, 18% तमिल स्पीकर्स है। तमिल से स्पीकर्स के मतलब क्या है, ये 2 सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड है।
सिन्हाला और तमिल, इसमें तो डच और फ्रेंच लैंग्वेज आ गई थी और जर्मन 1% थे। ये सिन्हाला और किसमें, तमिल स्पीकर्स में। और तमिल स्पीकर्स भी क्या आगे 2 सब ग्रुप्स हैं। फर्स्ट इज द 13% श्रीलंकन तमिल्स एंड 5% इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स कौन से थे, अब आप ये देखिए, तमिल नेटिव्स, ठीक है। श्रीलंकन तमिल्स कौन से हैं, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर द श्रीलंकन तमिल्स, मींस जिनके फोरफादर्स जो थे वो श्रीलंका के ही थे, ठीक है, श्रीलंका के ही थे और वहीं पे आए और वहीं पे बस गए, तो वो श्रीलंकन तमिल्स हो गए। और उसके बाद 5% आते हैं इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स कौन से हैं, आप ये देखिए, वो श्रीलंका के नहीं थे, श्रीलंका के नहीं थे, वो कॉलोनियल पीरियड में इंडिया से श्रीलंका प्लांटेशन वर्कर्स की फॉर्म में लाए गए थे। प्लांटेशन वर्कर्स, प्लांटेशन के लिए उन्हें वर्कर चाहिए थे कॉलोनियल्स को, तो वो इंडिया से, तमिलनाडु से, क्योंकि तमिलनाडु जो था वो श्रीलंका के पास पड़ता है, तो तमिलनाडु से वो प्लांटेशन वर्कर्स लेके आए थे, तो वो 5% लोग थे। तो उनके फोरफादर्स थे जो एज प्लांटेशन वर्कर्स श्रीलंका आए, तो वो वहीं पे रहे थे, सो दे आर द इंडियन तमिल्स। ऐसे लोग जो थे वो 5% थे। श्रीलंकन तमिल्स वो श्रीलंका के ही थे, ठीक है, और उनके मतलब वो नेटिव जो थे वो श्रीलंका के थे, लेकिन इंडियन तमिल्स कौन थे, वो इंडिया के थे, उनके फोरफादर्स इंडिया के थे। इंडिया से एज ए प्लांटेशन वर्कर वो श्रीलंका आए गए, लेके आए गए थे, और वो तभी इंडियन तमिल्स उन्हें बुलाया जाता है। तो 18% में 13% श्रीलंकन तमिल्स और 5% इंडियन तमिल्स थे, ये इनके सब ग्रुप्स थे। उसके बाद श्रीलंकन तमिल्स जो थे आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री। श्रीलंकन तमिल्स, ये जो ये पार्ट मैंने आपको बताया था ना, नॉर्थ में श्रीलंकन तमिल थे, और ये ईस्ट में ये श्रीलंकन, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री में श्रीलंकन तमिल्स थे। एंड मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर द बुद्धिस्ट। अगर हम, ये तो था इनका लैंग्वेज के बेस पे, अगर हमने डिवीजन कर दिया इनका, अब हम बात करते हैं इनके रिलीजन की। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला जो स्पीकिंग पीपल थे, जो सिन्हाली लैंग्वेज बोलते थे, वो बुद्ध रिलीजन को मानते थे, दे वर बुद्धिस्ट, ठीक है। जो 74% लोग थे वो कौन थे, बुद्धिस्ट थे, और बाकी जो 18% तमिल थे उनमें कुछ एक हिंदू थे और कुछ एक मुस्लिम थे, क्लियर। और बाकी जो बचे हमारे 7%, देयर आर 7% क्रिश्चियंस जो तमिल भी थे और सिन्हाला भी थे, हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, क्लियर। यहाँ पे बात आ गई ना आपको समझ में। तो ये था इनका एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, ये आपने याद करना है, बिल्कुल याद होना चाहिए कि बेल्जियम में 59% जो थे वो फ्लेमिश रीजन था और वहां पे डच लैंग्वेज बोली जाती थी, 40% वो वलोनिया रीजन था और फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी, और 1% जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी। ब्रुसेल जो बेल्जियम की कैपिटल थी, 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और 20% डच लैंग्वेज बोलते थे, हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे श्रीलंका में आते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे और भी क्वेश्चन बनता है, हरियाणा से स्मॉल है बेल्जियम और ये हरियाणा की इक्वल है, ठीक है। हाँ जी, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन है, ये 74% सिन्हाला स्पीकर्स है, 18% तमिल स्पीकर्स है, जिसमें 13 श्रीलंकन तमिल्स है, मैंने आपको बता दिया, और 5% इंडियन तमिल्स है, ठीक है। और श्रीलंकन तमिल जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे करते हैं, श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट में, और मोस्ट ऑफ द जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो कौन है, बुद्धिस्ट हैं, और जो हमारे तमिल स्पीकर्स हैं दे आर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, और जो 7% है वो क्रिश्चियंस हैं और दे आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। ओके, तो ये था हमारा एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम श्रीलंका। इसके बाद आप ये देखिए, अगर इनमें किसी वजह से लेके, मतलब दोनों कंट्रीज में आपस में चाहे रिलीजन को लेके, लैंग्वेज को लेके, अगर तो ये सोचें कि अगर हमारी कंट्री बहुत अच्छे से पीसफुल चले तो आपस में इनमें किसी तरह की कोई भी ये कह लो कि रंजिश ना हो, बट ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। एक माइनॉरिटी और एक मेजॉरिटी, तो आपस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या होता है कि एक रिजेंटमेंट रहता है मन में, ठीक है। तो वही चीज इनके साथ भी थी। वो क्या रिजेंटमेंट था, मतलब पावर शेयरिंग की वजह से क्या हुआ, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी बेल्जियम एंड श्रीलंका को। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट काइंड ऑफ पावर शेयरिंग प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय बेल्जियम एंड श्रीलंका। अगर बेल्जियम और श्रीलंका में जैसे कि पावर शेयरिंग है, कोई मेजॉरिटी में है कोई माइनॉरिटी में, यहाँ पे रिलीजन को भी लेके बात हो रही है। सिन्हाला स्पीकिंग वो बुद्धिस्ट है और ये जो तमिल्स हैं वो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग
से रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है बेल्जियम और श्रीलंका। वो क्या प्रॉब्लम है आप ये देखिए, अगर तो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को सप्रेस ना करे, ठीक है, तब तो कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर वो सप्रेस करती है तो फिर क्या होगा, देयर विल बी कंफ्लिक्ट, दिस वुड पुट द कंफ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज फर्दर। समझ में आ गई बात? डच कम्युनिटी कुड टेक, अब यहाँ पे डच कम्युनिटी की क्या मेजॉरिटी है, कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच, ठीक है। और अब डच कम्युनिटी की मेजॉरिटी है कंट्री में, तो कंट्री में वो फ्रेंच और जर्मन पे अपनी क्या कर सकती है, अपनी विल फोर्स कर सकती है, मींस अपना दबदबा बनाए रख सकती है, और जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट जो है कम्युनिटीज में बढ़ते चले जाएंगे अगर तो ये ऐसा करते हैं, ठीक है। और श्रीलंका में क्या होगा, द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इंपोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। अब 74% जो है वो सिन्हालीज है, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी मेजॉरिटी जो है बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, इंपोज करेंगे अपनी विल किनके ऊपर, तमिल स्पीकर्स के ऊपर, पूरी कंट्री के ऊपर, चाहे वो क्रिश्चियंस है चाहे वो तमिल्स है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है पावर शेयरिंग को लेके, कहाँ पे, बेल्जियम और श्रीलंका में। समझ के ना आप बात? आगे दोनों क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका एंड व्हाट काइंड्स ऑफ पावर शेयरिंग प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय बेल्जियम एंड श्रीलंका। 2 क्वेश्चंस यू हैव डन विद these 2 क्वेश्चंस। हम अपनी वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, एक और बात, अगर आप लोगों ने क्लास में ये चैप्टर पहले एक बार कर लिया तो आप लोगों के लिए चैप्टर समझना भी बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बुक में देखने में छोटा है लेकिन वैसे काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, समझने की जरूरत है। आपका पावर शेयरिंग और नेक्स्ट चैप्टर फेडरलिज्म एक तरह से कोरिलेट करते हैं, तो पावर शेयरिंग को समझना ज्यादा जरूरी है जिससे कि फेडरलिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ओके, तो अभी तक मैंने आप लोगों को अभी फर्स्ट वीडियो में यही 2 टॉपिक करवाए हैं, तो ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना जिससे कि टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, टिल द नेक्स्ट वीडियो।